दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। इस देश में न्यायपालिका और सरकार के बीच जो एक सामान्य दूरी होनी चाहिए वो लगातार कई वर्षों से कम होती जा रही है। कई मामलों में आपने ध्यान दिया होगा कि सरकार कुछ मामलों को लेकर कोर्ट के रास्ते इस देश में कुछ थोपना चाहती है, कुछ करना चाहती है या कुछ ऐसा लाना चाहती है जो उसके पक्ष में हो, और इसके लिए वो न्यायपालिका को अपना हथियार बनाती है। लेकिन वर्षों से न्यायपालिका को लेकर जो लोगों का विश्वास रहा है वो अमूमन साल दर साल कम होता चला गया। अभी भी लोगों के मन में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को लेकर जो विश्वास है वो बरकरार है। लेकिन साल दर साल जिस तरह से कुछ फैसले ऐसे सामने आए जिसे देखकर ऐसा लगा कि सरकार अपने काम को या अपने हित साधने के लिए कोर्ट के रास्ते कुछ न कुछ नया और कुछ न कुछ ऐसा थोपना चाहती है जो न्यायिक प्रक्रिया पे भी सवाल खड़े करता है। चाहे वो दिल्ली के 2020 के दंगे का मामला हो जिसमें 5 युवाओं को 2020 में गिरफ्तार किया गया और 2025 में सितंबर का ये महीना है, अभी तक उन सबों में से किसी को भी जमानत नहीं मिली है। ये सभी अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग के होने की वजह से उन्हें जमानत नहीं मिली? फिर चाहे बात मालेगांव मामले की हो जहां विस्फोट हुआ और 7 लोगों की जान गई थी, सैकड़ों लोग जख्मी हुए थे। उस मामले में कुछ समय पहले कोर्ट का फैसला आया और सभी आरोपी बरी हो गए। इसी तरह से निठारी कांड की बात कर ले तो निठारी कांड कई वर्षों से लंबे समय तक इस मामले की सुनवाई चली और आखिरकार जो 12-13 बच्चों की मौत हुई थी, उनके शवों के टुकड़े मिले थे, हड्डियां मिली थी, उनके मुख्य आरोपी तक पुलिस पहुंच नहीं पाई और कोर्ट ने 2 जो मुख्य आरोपी थे उन दोनों को बरी कर दिया। अगर आप गिनती करते चले जाएं तो आप शायद गिनती भी कम पड़ जाए। इतनी बड़ी संख्या में ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर सीधे तौर पे ये मामला बनना चाहिए, आरोपी तय होने चाहिए, लेकिन आरोपी तय नहीं होते। और जिन मामलों में सिर्फ संदेह के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया गया उन्हें वर्षों तक जेल में सराया गया। और इसी देश में बाबा राम रहीम जैसे आरोपी भी है जिन पे हत्या, बलात्कार के मामले हैं और वो कई बार फैसलों पे छूटे जा चुके हैं, कई बार बाहर आ चुके हैं। तमाम ऐसे बलात्कारी हैं जो समय समय पे जेल से बाहर आते रहते हैं और कोर्ट उन्हें जमानत भी दे देती है। फिलहाल जो ये मामला है इसलिए चर्चा में है क्योंकि अमरावती में होने वाले दशहरा महोत्सव के लिए आरएसएस की तरफ से देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की माता को आमंत्रित किया गया है। ये जो समारोह है अगले महीने होने हैं और इस समारोह के लिए बी.आर. गवई की माता कमलताई गवई को आमंत्रित किया गया है। आपको याद होगा इससे पहले जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.आर. चंद्रचूड़ हुआ करते थे, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने गणेश उत्सव के अपने घर के कार्यक्रम में बुलाया था और उस वक्त चंद्रचूड़ साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने मिलकर आरती की थी। उस वक्त इस प्रकरण की काफी चर्चा हुई थी। विपक्ष ही नहीं, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक, इतिहासकार और तमाम लोगों ने इस करीबी पर सवाल उठाए थे कि आखिर एक न्यायपालिका का सर्वोच्च अधिकारी प्रधानमंत्री के साथ एक ही घर में, एक ही जगह पे आरती जैसे कार्यक्रम में कैसे शामिल हो सकते हैं। दरअसल न्यायपालिका का काम है तमाम मामलों पर न्याय देने का। इसी वजह से देश के निचले व्यक्ति से लेकर ऊंचे उठ चुके व्यक्ति तक को कोर्ट पे भरोसा होता है। उसे लगता है कि जब कहीं पर भी उसकी बात नहीं सुनी जाएगी तब कोर्ट ही एक ऐसा रास्ता है जहां पर उसे न्याय मिलेगा। लेकिन जब कोर्ट के मुखिया ही प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठे हुए और एक पार्टी के सर्वोच्च नेता के साथ आरती जैसे कार्यक्रम में शामिल हो जाएं, तो सवाल उठने लगते हैं कि क्या न्यायपालिका सरकार द्वारा फेंके गए जाल में फंसती जा रही है?
क्या सरकार जिस रास्ते से इस देश में कुछ लादना चाहती है, अपनी मनमानी करना चाहती है, उस रास्ते में कोर्ट हथियार बनता जा रहा है? क्या कोर्ट ऐसे मामलों में अपने आप को बचाने की बजाय सरकार के साथ आगे बढ़ती जा रही है? क्योंकि आपने देखा होगा हाल फिलहाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कई ऐसे जज हैं जो रिटायर्ड होने के बाद कई अलग अलग महत्वपूर्ण पदों पे चले गए। कोई सांसद बन गए, कोई चेयरमैन बन गए, कोई किसी बोर्ड के अध्यक्ष बन चुके हैं। इसी जरिए सरकार कोर्ट को साधने की कोशिश करती है और कोर्ट भी समय समय पे ऐसा दिखता है कि कोर्ट भी सरकार के झांसे में आकर या सरकार के फेंके हुए जाल में फंसकर उसके साथ आगे बढ़ रही है। फिलहाल जो ये मामला है कि आरएसएस ने जो बी.आर. गवई की माता को आमंत्रित किया है, तो सवाल ये उठता है कि क्या इस देश में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं बचे हैं जिसे आरएसएस आमंत्रित कर सकती थी? क्या इस महाराष्ट्र में ऐसी कोई महिला नहीं बची? आखिर बी.आर. गवई की माता को ही इनवाइट करने का पीछे का तर्क क्या है? क्या ये इसके जरिए कोर्ट को साधने या कोर्ट में अपने पक्ष में माहौल बनाने का एक प्रयास भर तो नहीं है? क्योंकि बी.आर. गवई जब से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, उनके पास कई मामले चल रहे हैं, चाहे एसआईआर का मामला हो, चुनाव आयोग का मामला हो या दूसरे जितने भी मामले हैं। अब अगर देख ले तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो 3 महीने के अंदर किसी भी विधेयक को पास करना है या वापस करना है, ये जो शर्त ला दी गई है, ये मामले हैं। इसके अलावा भी कई मामले चल रहे हैं जो कोर्ट में हैं। और बी.आर. गवई जब से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, उनके रुख को लेकर ये बात कही जा रही है कि वो आम चीफ जस्टिस से अलग है, थोड़े सख्त है। तो क्या आरएसएस इसी के जरिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को साधने की कोशिश कर रहे हैं? उनकी माता को आमंत्रित करके उन्हें सम्मानित करके क्या बी.आर. गवई तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होने वाले हैं आने वाले दिनों में, उसको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि इसी देश में अगर आप बात कर ले, इसी देश में ऐसे भी कांड हुए हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल है। अब चलते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक के मैसूर में एक उत्सव होता है, कर्नाटक मैसूर उत्सव। इस उत्सव के लिए बुकर पुरस्कार विजेता 2025 की बानू मुश्ताक को आमंत्रित किया गया, यानी चीफ गेस्ट बनाया गया था। अब इस चीफ गेस्टिस बनाए जाने की खबर जैसे ही बाहर आई, हिंदूवादी संगठन इसके खिलाफ खड़े हो गए। वो इतने भर से खामोश नहीं हुए, बल्कि वो इसके बाद हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए ताकि उनके नाम को खारिज किया जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की दलील ये रही कि बानू मुश्ताक का जो निमंत्रण है या बानू मुश्ताक को जो चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया है, वो कहीं से भी गलत नहीं है। इसके खिलाफ कई तरह के तर्क दिए गए कि हिंदू भावनाओं को आहत किया जा रहा है, हिंदू पर्व के दौरान मुस्लिम महिला को बुलाना गलत है, तमाम तरह के तर्क दिए गए। लेकिन कोर्ट ने नहीं माना और फिलहाल ये मामला खारिज हो गया, यानी बानू मुश्ताक यहाँ की चीफ गेस्ट होंगी। तो कोर्ट में ऐसे मामले में चले जाते हैं जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला है, जो काफी लिटरेट है और वर्ल्ड भर के लोग उन्हें जानते हैं। वो एक ऐसा चेहरा है जिसे दुनिया भर के लोग जानते हैं। और बानू मुश्ताक के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी बेबाक राय के लिए काफी प्रसिद्ध रही है। उनका अपना वैचारिक धरातल रहा है और समाज में उनकी एक अलग प्रतिष्ठा है। उन्होंने भारत जैसे देश में रहकर बुकर पुरस्कार प्राप्त किया है। उनकी जो बुक थी हार्ट लैम्प, इसे बुकर पुरस्कार मिला था। तो इसके लिए कोर्ट चले गए और अब आरएसएस की तरफ से बी.आर. गवई की माता को चीफ गेस्ट के तौर पे आमंत्रित किया गया है। सवाल ये उठता है कि क्या अब भी कोई हिंदूवादी संगठन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा कि न्यायपालिका में बैठे हुए एक व्यक्ति की मां को इस तरह से आमंत्रित करना कितना जायज है? क्या देश में और भी महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में सामाजिक कार्य या महिला सशक्तिकरण या तमाम ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं, उन्हें भी आमंत्रित किया जा सकता था और उसके जरिए
आरएसएस एक गहरा मैसेज दे सकती थी, लेकिन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों को कोर्ट को साधना है और कोर्ट के जरिए एक ऐसा रास्ता निकालना है जिसके जरिए वो अपने मंसूबों को या अपनी प्लानिंग को या अपने एजेंडे को सही साबित कर पाए। इसके लिए कोर्ट को साथ लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग कोर्ट में कई हजार मामले चल रहे हैं और सब जगह के अलग अलग जो फैसले आते हैं उनका अगर आकलन आपने किया तो आने वाले कुछ वर्षों के आकलन से आपको ऐसा लगेगा कि कोर्ट पर जो भरोसा बना हुआ था वो भरोसा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। शरजील इमाम हो या दूसरे उनके जो 4-5 साथी थे जिन्हें 2020 के दंगे में गिरफ्तार किया गया, 5 साल के बाद भी उन्हें जमानत नहीं मिली है। बार बार कोर्ट में यह मामला जाता है और किसी न किसी वजह से यह सुनवाई टल जाती है। तो क्या सिर्फ ये कोर्ट का फैसला होता है या कोर्ट के पीछे कोई और दूसरी ताकत काम कर रही होती है जिसकी वजह से ऐसे युवाओं का भविष्य खराब किया जा रहा है जो एक दंगे में मात्र आरोपी होने की वजह से पिछले 5 वर्षों से जेल में बंद है। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल, आपको याद होगा सत्येंद्र जैन, आपको याद होगा तमाम ऐसे नेता जिन्हें जेलों में सालों भर बंद रखा गया और इस मामले में आखिरकार कोर्ट में जब सीबीआई ईडी की तरफ से कोई सबूत पेश नहीं किए जा सके तो उन्हें जमानत दे दी गई। अब ताजा मामला लेह लद्दाख में हाल ही में जो युवाओं की तरफ से आंदोलन हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को फूंक दिया गया था, उस मामले में सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है। सोनम वांगचुक को दुनिया भर के लोग जानते हैं, कई पुरस्कार जीत चुके हैं और उन्होंने समाज में रहते हुए इतने बड़े बड़े सामाजिक कार्य किए हैं कि उन पर देशद्रोह की बात सोचना भी गलत होगा, लेकिन उन पर देशद्रोह का कानून लगा दिया गया है। तो आखिर सवाल उठता है कि इस देश में हो क्या रहा है? क्या इस मामले में कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगी? क्या सोनम वांगचुक जैसे लोग जो इस देश में निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हें इसी तरह से एनएसए लगाकर जेलों में डाल दिया जाएगा और उन्हें और उनके जैसे लोगों को यह मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि अगर उन्होंने इस देश में कुछ भी बेहतर करने की कोशिश की तो उन्हें बर्बाद कर दिया जाएगा। सोनम वांगचुक का जो मामला है वो एक ऐसे समय में सामने आया है जब देश में न्यायपालिका को लेकर भरोसा कम हुआ है, जब देश में सरकार के प्रति लोगों के बीच गुस्सा बढ़ रहा है। ऐसे समय में कोर्ट की भूमिका किस रूप में सामने आती है और क्या कोर्ट और सरकार के बीच जो गठजोड़ का एक तस्वीर सामने आ रही है उसमें दूरी बनती है या वो धुंधली पड़ती है, ये देखना बेहद जरूरी है। ऐसे में आने वाले दिनों में सोनम वांगचुक हो या दिल्ली कांड को लेकर जो 5 युवा जेलों में बंद है वो मामला हो या मालेगांव में विस्फोट मामला हो, इन तमाम मामलों में आने वाले दिनों में कोर्ट का क्या रुख रहता है, उसके बाद ही ये तय होगा कि आखिर सरकार जिस रास्ते से इस देश में अपनी मनमानी करने चाहती है या कुछ थोपना चाहती है उस पर लगाम लगेगा या फिर ये निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।